गुड मॉर्निंग। दीप लीव हो गया। अच्छा, वो नेटवर्क की वजह से हो सकता है हुआ। तो पिछले क्लास में हम लोग नॉर्मलाइजेशन का उसका एक्सरसाइज कर रहे थे, कर दिए थे हम लोग, कर लिए थे, है ना। 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया नॉर्मलाइजेशन का। इसके बाद आप लोग खुद से प्रॉब्लम ढूंढिए। बहुत सारा प्रॉब्लम एक्सरसाइज मिलेगा, बुक में मिलेगा, जो डेटाबेस का बुक है उसमें मिलेगा, नेट पे मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा। ठीक है, तो अब आरडीबीएमएस का AQU का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। सिलेबस वैसे दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस में काफी डिफरेंस है, लेकिन जो डीबीएमएस में पढ़ना है वही पढ़ना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा सा सिलेबस में चेंज होगा ही, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होगा। और वैसे आप लोग को पढ़ना कम है, पीपीयू का जो सिलेबस है उसमें कंटेंट कम है। ठीक है, लेकिन हम लोग कम नहीं पढ़े हैं, हम लोग वो सारा कंटेंट पढ़े हैं जो AQU के सिलेबस में है। जो AQU के सिलेबस में वो सब कुछ हम लोग ने पढ़ा है। ओके, एक टॉपिक है जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कल वहाँ पे एक स्टूडेंट ने दिखाया हमको, BSc का क्वेश्चन किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का था, उसमें से रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस से सवाल किया गया था। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा से और रिलेशनल कैलकुलस से। तो अब आप बताएं कि ये टॉपिक डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिलेबस में नहीं हो और सवाल कर दे, जो बहुत ऑब्वियस सा टॉपिक है, वो सिलेबस में नहीं होने पे भी सवाल इससे आ सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशनल अलजेब्रा वो प्रीवियस अलजेब्रा जो आपने 10th और +2 में पढ़ा है वैसा नहीं है, वो नहीं है। अलजेब्रा कहने का मतलब आपको कॉट्स का रूल याद होगा, जिसमें कॉट्स के रूल में ये कहा गया था कि एक कोई सब लैंग्वेज होना चाहिए जिससे हम क्यूरी कर सके, जिससे हम सिलेक्ट कर सके, ज्वाइन कर सके और इंसर्ट कर सके। मतलब इतना सारा काम जो हमको सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है और ज्वाइन है, ये काम हम कर सके, हमको ऐसा सब लैंग्वेज होना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। अगर कोई डीबीएमएस अपने आप को रिलेशनल डेटाबेस कहता है तो है। सिंटेक्स
हम बात करेंगे उसके बारे में, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो 1971 में रिलेशनल अलजेब्रा इज डिफाइंड बाय द ईएफ कॉर्ड बेस्ड ऑन द रिलेशनल लैंग्वेज। ईएफ कॉर्ड कौन थे, याद है? एडगर टेड कॉर्ड, ये नाम था उनका जिन्होंने रिलेशनल मॉडल दिया था। रिलेशनल मॉडल जिन्होंने दिया था है, शॉर्ट में इनको कॉर्ड बोलते हैं। इन्हीं का कॉर्ड रूल पढ़े थे हम लोग कि रिलेशनल डेटाबेस कब कहेंगे। रिलेशनल किसी डेटाबेस को रिलेशनल होने के लिए जो रूल था इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही रिलेशनल मॉडल डिफाइन किया था। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ईएफ कॉर्ड इन्होंने ही अलजेब्रा भी दिया, अलजेब्रा भी दिया और रिलेशनल कैलकुलस दिया। और ये अलजेब्रा और कैलकुलस दोनों जो था, ये दोनों आधार था हमारा एसक्यूएल के लिए। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट, उसके लिए आधार था रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। इस दोनों के आधार पे, इस दोनों के बेस पे हमारा वो फॉर्मुलेट हुआ हमारा पूरा का पूरा एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल बनाना है, ठीक है, ओके, बनाना है। क्या क्या बनाना है, उसमें क्या क्या ऑपरेशन होगा, उसको सिंबॉलिकली कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें क्या क्या कंडीशन होगा, क्या क्या होगा उसमें, ठीक है। तो वो सारा का सारा पार्टिकुलर्स इन्होंने इसमें डिफाइन किया। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तुमको और पूछता है कि रिलेशनल डेटाबेस के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस और रिलेशनल मॉडल, तो हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है। सिर्फ कॉर्ड याद रखोगे ना, कॉर्ड, तभी तुम पकड़ लोगे, ताकि कॉर्ड तो रहेगा ही, ऐसा नहीं लिखेगा ईएफ लिख के छोड़ देगा। नहीं, ऐसा नहीं, कोई और कॉर्ड नहीं है। हाँ, ऐसे ही रैंडम कुछ दे दिए तो अलग बात है, ठीक है। तो एडगर फिड टेड कॉर्ड, ठीक है, ईएफ कॉर्ड है, कॉर्ड नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करना होगा तो हम दे सकते हैं ना, ईएफ कॉर्ड दे देंगे और एक दे देंगे जीई कॉर्ड, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जितना अच्छा इससे याद रहे उतना बढ़िया, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ सेट ऑफ fundamental operation to retrieve and manipulate tuples in the relation. Each operator takes in one or more relation as input and output a new relation. Relation मतलब हम लोग टेबल की बात कर रहे हैं। Relational algebra is procedural language, query language that works on the relational model. The purpose of query language is to retrieve data from database or perform various operations such as insert, update, delete on the data. Relational algebra is a procedural query language. It means that it tells what data to be retrieved and how to be retrieved. ठीक है, दो तरह का लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज पढ़ते हैं, एक नॉन प्रोसीड्यूरल पढ़ते हैं। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो होगा वो क्या करना है, मतलब व्हाट आई हैव टू डू, ये बताना है, और वो कैसे करना है ये भी बताना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, एक मिनट हमको बताने दो पहले, हम क्लियर कर ले उससे सवाल करते हैं। प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, प्रोग्रामिंग में हम तुमको बोले कि एक यूजर से नंबर लेना है, ऑड है कि इवन है ये बताना है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है तुम जानते हो, तुमको ऑड इवन नंबर फाइंड आउट करना है, कैसे करना है भी तुम जानते हो, तभी तो प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज, जहां पे क्या करना है वो और कैसे करना है वो दोनों तुमको डिफाइन करना है, ठीक है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये दोनों तुमको डिफाइन करना है। ऑन अदर हैंड, रिलेशनल कैलकुलस इज नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, व्हिच मींस इट टेल्स व्हाट टू डू, व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव्ड, बट डज नॉट टेल हाउ टू रिट्रीव इट, ठीक है। तो हम जो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं कि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ वही बताना है, कैसे करना है डोंट बॉदर, ठीक है। जैसे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, क्या करना है बता रहे हैं, ईएमपी टेबल का सारा रिकॉर्ड हमको प्रोजेक्ट कीजिए। कैसे करिएगा आप जानिए, कैसे करना है आप समझिए, कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हम क्यूरी लिखते हैं डीडीएल और डीएमएल, जो दोनों क्यूरी, वो प्री कंपाइलर के साथ कंपाइल होता है और कंपाइल होने के बाद उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है। और ये वाला जो वीडियो है डेटाबेस मैनेजर वाला, एक यू का है वीडियो, तुम लोग देख लेना अगर देखना होगा तो।
तो उस डेटाबेस का सारा कंपोनेंट हमने बताया उसमें। और ऑप्टिमाइज होने के बाद जो डेटाबेस मैनेजर वो अलग अलग प्लान बनाता है उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और वो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, तुम सोचो, इंटरप्रेस करते के साथ क्यूरी रन हो जाता है, उतना ही देर में क्यूरी कंपाइल भी हो रहा है। क्यूरी को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे प्लान बन रहे हैं, और प्लान बनने के बाद उस सारे प्लान में जो बेस्ट प्लान है तुम्हारे क्यूरी एग्जीक्यूशन का, उस प्लान को डेटाबेस मैनेजर सिलेक्ट करता है और तुमको क्यूरी का रिजल्ट दिख जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए हम लोग बॉदर नहीं करते हैं, वो सिर्फ कमांड लिखना होता है, तो उसको बोलते हैं दैट इज नॉन प्रोसीड्यूरल। और हमारे पास जो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस है, अलजेब्रा एक साइड में हमारा प्रोसीड्यूरल है और दूसरी तरफ जो कैलकुलस है वो नॉन प्रोसीड्यूरल है, ठीक है। The fundamental operation of relational algebra are select, project, union, set difference, cartesian product and rename। ये हमारा है बेसिक। बेसिक के बाद कुछ और मिलेंगे हमको रिलेशनल अलजेब्रा के जो डिराइव्ड होंगे, जैसे डिराइव्ड ऑपरेशंस में है नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट राइट फुल आउटर ज्वाइन, है ना, मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन है, इनर ज्वाइन भी होगा, इसी को बोलते हैं। इंटरसेक्शन है, डिवीजन है, ये डिराइव्ड ऑपरेशन है। और जितना ऑपरेशन की बात कर रहे हैं सारा का सारा क्यूरी में होगा। हाँ, ये डिराइव्ड ऑपरेशन है और ये हमारा बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। अब समझते हैं सिलेक्ट क्या है। सिलेक्शन या सिलेक्ट ऑपरेशन जो है उसको हम लोग सिग्मा से शो करते हैं, ठीक है, दैट इज सिग्मा, है ना। ऐसे 6 ऐसे लिखते हो ना, तो उल्टा 6 लिखो, ऐसे पहले राउंड तब ऐसे, ठीक है, दैट इज सिग्मा। Okay, select operator is denoted by sigma and it is used to find a tuple in a relation which satisfy the given condition। जब कैसे लिखते हैं देखो, सिंटेक्स ऑफ सिलेक्ट ऑपरेटर, ये हमारा सिलेक्ट ऑपरेटर है, ये सिग्मा, सिग्मा के नीचे हम लोग लिखे कंडीशन, ठीक है, ये सब स्क्रिप्ट में लिखे हैं हम लोग छोटा करके, और कंडीशन लिखे हैं। कंडीशन में क्या हो सकता है, वेयर क्लाउज में जो कंडीशन लगाते हैं, एक सैलरी ग्रेटर इक्वल टू 10,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही कंडीशन है यहाँ पे, और यहाँ ब्रैकेट में टेबल का नाम, ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है, एक टेबल है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी। कंसीडर द टेबल शोन अबव। इन दिस टेबल इफ वी वांट टू सेलेक्ट दोज टपल हुज सिटी इज आगरा, ठीक है, then it will be written in the select operation as sigma select operator customer city बराबर आगरा। ये कस्टमर सिटी, ये टपल, ये एट्रीब्यूट का नाम है, कस्टमर सिटी बराबर आगरा और ब्रैकेट में टेबल का नाम, ठीक है। ये सिलेक्शन है। समझ में आ रही है बात, तुम लोग को समझ में आ रही है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है, तो ये काम हो गया मेरा, ठीक। अब देखो आउटपुट, आउटपुट में आगरा आगरा हुआ, ये दोनों हुआ, ओके। तो ये अब ये देखो सिलेक्शन वाली बात है, ये सिलेक्शन कर रहा है, मतलब ये वेयर क्लाउज वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन तो हो नहीं रहा है, अभी समझ में आएगा। एवब आउटपुट शोज द सिलेक्शन ऑफ टपल्स, बट टू गेट इट एज अ आउटपुट वी नीड टू प्रोजेक्ट इट। फॉर एग्जांपल पाई, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, ब्रैकेट में दिस वन। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि ये पाई मतलब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। आउटपुट दिखना, तो आउटपुट दिखाने का काम है मेरा पाई ऑपरेटर का, प्रोजेक्ट ऑपरेटर का, ठीक है।
तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर में अभी हम इसके बाद प्रोजेक्ट ऑपरेटर बताते हैं, तब इसको फिर से एक बार हम लोग डील करेंगे। पहले प्रोजेक्शन समझते हैं क्या होता है। प्रोजेक्ट ऑपरेटर दैट इज द पाई, सिंबल है उसका पाई, और प्रोजेक्शन बोलो, प्रोजेक्ट बोलो, या प्रोजेक्ट ऑपरेटर बोलो, या प्रोजेक्ट ऑपरेशन बोलो। Project operator is denoted by the pi symbol and it is used to select desired columns or attributes from a table. Syntax of project operator pi. तो कैसे लिखते हैं? पाई दिखेंगे, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n तक कॉमा दे देके और ब्रैकेट में टेबल का नाम, किस टेबल से कौन कौन सा कॉलम लेना है। ठीक है, ये हमारा इसका सिंटेक्स है। We can write one column as well as more than we can write one column as well as more than one column in the projection. सिर्फ एक कॉलम भी लिख सकते हैं और सारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में कैसे लिखेंगे? देखो, हमको लिखना है सिलेक्ट कस्टमर नेम एंड कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल, ऐसा लिखते हैं ना। तो उसको हम लोग अगर अलजेब्रा में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? पाई मतलब सिलेक्शन प्रोजेक्शन कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर सिटी ब्रैकेट में टेबल नेम। हो गया, ये हमारा प्रोजेक्शन है। ये हमारा प्रोजेक्शन है। अब प्रोजेक्शन समझ में आ गया हो तो बताओ, क्लियर है? बस सिलेक्ट ऑपरेशन देखो, सिलेक्ट है वहां पे। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि हम सिलेक्ट बोल रहे हैं, जिसको सिलेक्ट बोल रहे हैं वो है मेरा सिलेक्शन। अब और हम क्यूरी में सेलेक्ट लिखते हैं, प्रोजेक्शन को लिखते हैं सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट, तो वहां सेलेक्ट जो लिख रहे हैं दैट इज एक्चुअली वो प्रोजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और सेलेक्ट कस्टमर नेम कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर। तो इसको अगर हम एसक्यूएल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर, यही लिखेंगे ना। तो ये हमारा प्रोजेक्शन हुआ कि सिलेक्शन हुआ? ये प्रोजेक्शन हुआ, प्रोजेक्शन हुआ। कहाँ हम सिलेक्शन कहाँ कर रहे हैं? उसमें वेयर क्लाउज लगेगा तब सिलेक्शन। ठीक है, तो ये देखो सिग्मा जहां लगा दिए दैट इज द वेयर क्लाउज, एंड दिस इज आवर सिलेक्ट स्टेटमेंट। अगर कंबाइंड उससे देखो तो क्या निकलेगा? सिलेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर नेम कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर सिटी बराबर आ गया। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सिलेक्शन जब भी होगा, सेलेक्ट ऑपरेटर जब भी यूज होगा तो बगैर प्रोजेक्शन का नहीं होगा। प्रोजेक्शन का काम तो सेलेक्ट ऑपरेटर का है, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट का है। तो सिलेक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक वेयर क्लॉज का क्या मतलब? समझ में आ रही बात? तुम लोग समझ में आ रही है? अमन? यस सर। यस सर। सूरज समझ में आ रहे हो ना? ठीक है, यस सर। तो हमारा एक सिलेक्ट स्टेटमेंट अगर देखो तो दो पार्ट है उसमें, एक है प्रोजेक्शन और दूसरा सिलेक्शन। सिलेक्शन जब भी यूज होगा तो बगैर प्रोजेक्शन के नहीं होगा, लेकिन प्रोजेक्शन बगैर सिलेक्शन के हो सकता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, वहां पे सिलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्शन से मेरा काम हो गया। तो हम लोग देखिए प्रोजेक्शन और सिलेक्शन दो देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है? सेट थ्योरी में तो पढ़ा ही हो गया। अगर दो सेट है, दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो क्या होता है? कॉमन हटा के बाकी दोनों सेट को कंबाइन कर देते हैं। अगर कोई डुप्लीकेट हो रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, यही ना। ए बी सी डी और इधर है डी ई एफ जी, तो डी डी दोनों है तो दो बार नहीं होगा। वैसे भी हमको पता है कि एक सेट में एक एलिमेंट दो बार हम नहीं लिखते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता है। इसी के आधार पर हम बोल रहे थे कि हमारे डेटाबेस में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में माना जाएगा। ठीक है, तो यूनियन का मतलब यही होता है। तो अगर दो टेबल का यूनियन निकालना हो तो क्या हो? दो टेबल के बीच का यूनियन निकालें तो क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, उसको भी रिलेशनल अलजेब्रा में एज वेल एज एसक्यूएल में डिफाइन किया गया है। क्योंकि हमारा मैथमेटिकल मॉडल है तो सारा का सारा सेट थ्योरी इसमें लगेगा। ठीक, यूनियन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दैट यू ऑपरेटर, दैट इज यूनियन, and it is used to select all the rows
from two tables. If we have two relations R1 and R2, both have same columns, and we want to select all the tuples from these relations, then we can apply the union operator on this relation. The rows that are present in both the tables will only appear once in the union set. It means there are no duplicates present after the union operation. बहुत सिंपल है यूनियन, हम लोग बहुत यूनियन इंटरसेक्शन ये सारा का सारा चीज हमेशा किसी न किसी माध्यम से हम लोग को इनकाउंटर होता रहता है, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ यूनियन ऑपरेटर क्या है? टेबल का नाम, टेबल नेम 1, यूनियन ऑपरेटर टेबल नेम 2, ठीक है। तो दो टेबल है, दोनों टेबल के बीच में यू लगा दी, हो गया मेरा यूनियन। कंसीडर टू टेबल कोर्सेस, दो टेबल हम लोग कंसीडर करेंगे, एक है कोर्स टेबल और दूसरा है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। कोर्स टेबल एंड स्टूडेंट टेबल, ठीक है। आदित्य स्टीव, हाँ ठीक है, ओके। अब हम इसको, अच्छा एक चीज और, दो टेबल में यूनियन तभी कर सकते हो जो कॉमन हो, फील्ड कॉमन हो, तभी हम यूनियन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर दो अलग अलग लोगे तो हमारा क्या होगा, सारा का सारा कंबाइन हो जाएगा। यूनियन कैसे बनेगा? सारा का सारा कंबाइन रूप से बनेगा हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं कि कोर्स टेबल में और स्टूडेंट टेबल में हम उसको यूनियन ले रहे हैं, किसको? स्टूडेंट नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आदित्य, आदित्य दो बार है, वाह आदित्य, पढ़ो चल लिखो मत, तुम्हारा नाम हर जगह है। यहाँ भी आदित्य है, तो 3 आदित्य हो गया। तो 3 आदित्य से कितना आदित्य रहेगा? ठीक है। तो स्टीव एक है, यहाँ भी स्टीव है, तो एक वो रहेगा। पॉल, पॉल यहाँ भी है तो एक ही रहेगा। लूसी, लूसी यहाँ भी है तो रहेगा। और कार्ल एंड रिक सिर्फ एक ही जगह है तो दोनों रहेगा, ठीक है। दिखेंगे कैसे? क्योंकि हमको प्रोजेक्शन कराना है, हम यूनियन करेंगे तो हमको दिखेगा तो नहीं, दिखाने का काम किसका है? प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट करो स्टूडेंट नेम कोर्स से, तो आया प्रोजेक्शन में निकल के। अब उसको फिर प्रोजेक्ट करो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट टेबल से, उसको प्रोजेक्ट करो, मतलब दोनों को हम निकाले और दोनों को तब यूनियन करके वापस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि ये सारा का सारा दोनों को कंबाइन कर दिए, दोनों को कंबाइन कर दिए, जो जो डुप्लीकेट था उसको काट दिए, ठीक है। वही हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये क्यूरी ऐसा तो लिख दिए, नो डाउट ये क्यूरी लिख दिए हम, लेकिन ये क्यूरी हमको रिजल्ट कैसे दिखेगा? रिजल्ट दिखने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक और प्रोजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये तो प्रोजेक्ट किया कोर्स टेबल से स्टूडेंट पूरा का पूरा, ये किया स्टूडेंट टेबल से पूरा का पूरा, ठीक है। Yes, sir. इस दोनों में से यूनियन होकर जो रिजल्ट मिला उसको प्रोजेक्ट करना है ना, तो एक और प्रोजेक्शन लगाएंगे यहाँ पे और इस सबको ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अगर दोनों टेबल में से, दोनों सेट में से या दोनों टेबल के उस एट्रीब्यूट में से जो कॉमन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो कॉमन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और हाँ बिल्कुल, जो दोनों में है, बिल्कुल बोलते कॉमन है या उभयनिष्ठ है, इसे बोलते हैं हिंदी में ना, तो उसको सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय intersection operator symbol, and it is used to select common rows from two tables or the relation. Let us say we have two relations R1 and R2, both have same columns, and we want to select all those tuples that are present in both the relation. Then in that case we can apply intersection operator on these two relation R1 intersection R2. सिंटेक्स कैसे है? जैसे यूनियन का था ठीक वैसे ही, टेबल नेम 1 इंटरसेक्शन टेबल नेम 2, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द कोर्स एंड स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल है आदित्य, स्टीव, पॉल, लूसी, ये सारा का सारा यहाँ तो था, पॉल, लूसी। कार्ल एंड रिक नहीं था, यहाँ कार्ल और रिक नहीं है, बाकी सब वहां पे है।
तो अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कौन कौन आएगा? कार्ल और रिक नहीं आएगा, लूसी पॉल स्टीव आदित्य, आदित्य स्टीव पॉल लूसी, ये सब है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि सिलेक्शन स्टूडेंट नेम कोर्स का, इंटरसेक्शन सिलेक्शन सॉरी प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम स्टूडेंट का, दोनों को निकाल के हम लोग क्यूरी निकालते हैं तो हमको कौन कौन सा आएगा? जो दोनों में कॉमन है, दैट इज द आउटपुट। ठीक है, इसके बाद है Yes. सेट डिफरेंस। कोई पूछा क्या कुछ? No, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, सेट डिफरेंस ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना इसको बहुत आसान है। तो सेट डिफरेंस मतलब दो टेबल 1 माइनस टेबल 2 करने जा रहे हैं। टेबल 2 माइनस टेबल एक्चुअली हम किसी न किसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को माइनस करेंगे, एट्रीब्यूट सेट फ्रॉम टेबल 1 और माइनस एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल 2। कहां से आवाज आ रहा है? ठीक है, सेट डिफरेंस डिनोटेड बाय माइनस सिंबल। लेट्स से वी हैव टू रिलेशन R1 and R2 and we want to select all those tuples that are present in the relation R1 but not present in the relation R2। वैसा टपल का वैसा कंटेंट, वैसा नेम जो एक टेबल में तो है और दूसरे टेबल में नहीं है, relation R1 but not present in the relation R2, then can be done using the set difference as R1 minus R2। सिंटेक्स कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरह से, टेबल नेम 1 माइनस टेबल नेम 2। एग्जांपल दो, कंसीडर द सेम टेबल कोर्स एंड स्टूडेंट दैट वी हैव सीन अबव। और हम अगर दोनों टेबल को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा? अगर दोनों टेबल को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि अगर स्टूडेंट में से स्टूडेंट का जो नेम का लिस्ट है उसमें से हम कोर्स वाला जो नेम था सबको काट दिए। जैसे कोर्स में क्या था, देखो ऐसे दिखते हैं, ये था स्टूडेंट टेबल, ये था कोर्स टेबल। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से जो जो नाम है यहाँ पे वो नाम इसमें से काटते चलो, माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे तो आदित्य था वहां कट गया, स्टीव था कट गया, पॉल कट गया, लूसी कट गया। तो वहां पे जो नाम था वो यहाँ पे नहीं कंसीडर करना है, उसके अलावा जो है वो कंसीडर करना है। यूनियन में क्या हुआ था? कंबाइन। इंटरसेक्शन में क्या हुआ था? कॉमन। यहाँ पे वही करना है जो दोनों में से किसी एक टेबल में यूनिकली हो, दोनों टेबल में जो नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल 1 माइनस टेबल 2। तो हम इसमें से ये टेबल माइनस कर दिए तो हमको वो चीज आ गया। ठीक है, स्टूडेंट माइनस कोर्स। ठीक है, चलो हाँ, तो हम लोग यूनियन निकालेंगे तो पूरा टेबल का कैसे निकालेंगे? पूरा टेबल का यूनियन तो निकलेगा नहीं। जब हम वो यूनियन निकालेंगे तो किसी टेबल किसी सेट का ही निकालेंगे ना, है ना। टेबल के दो टेबल पे हम लोग जब भी करते हैं काम तो क्या करते हैं कि मान लो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन तो मल्टीपल कॉलम का होगा। सिलेक्शन जो है मतलब प्रोजेक्शन जो है, सिलेक्ट ऑपरेटर जो यूज करते हैं हम लोग, वो मल्टीपल होगा। लेकिन हम इंटरसेक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, ज्वाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो किसी न किसी एक एट्रीब्यूट का ही करेंगे, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया हमको कि जब हम स्टूडेंट में से कोर्स को माइनस किए तो जो कोर्स में था वो सारा का सारा स्टूडेंट वाला जो है वो कैंसिल हो गया। जो स्टूडेंट में जो बचा दैट इज रिमेनिंग, वो हमारा स्टूडेंट माइनस कोर्स का डेटा है। ठीक है, इसके बाद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या है? एनी आइडिया? हम लोग रिलेशनल मॉडल देख रहे थे तो देखे थे ना, याद करो क्या था? ऑल पॉसिबल रिलेशन, हाँ बहुत बढ़िया। वो तो ठीक है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ये हुआ कि एक टेबल का जैसे R1 गुने R2 लिखे है ना, ये गुना प्रोडक्ट है।
तो R1 गुना R2 मतलब R1 रिलेशन का, अगर मान लो अभी सेट के हिसाब से बात करें, R1 एक सेट है और R2 एक सेट है, ठीक है। तो R1 का हर सेट का हर एलिमेंट R2 के हर एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करेगा, ठीक है। एबीसीडी है, यहाँ पे है EFGH। तो ए जी के साथ बनाएगा, बी भी बनेगा, सी भी बनेगा, सबके साथ बनेगा। तो 4 टपल, एक 4 एलिमेंट और 4 एलिमेंट, तो 4 × 4 टोटल 16 टपल बनेगा, 16 टपल हमारा बनेगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज जनरेटेड बाय X symbols. Let's say we have two relation R1 and R2, then the Cartesian product of these two relation R1 and R2 would combine each tuple of first relation R1 with the each tuple of the second relation R2. कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझोगे तब ज्वाइन समझ में आएगा, तब ज्वाइन बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेबल ए और टेबल बी, ये दो टेबल है मेरे पास, और इसमें हमको R गुने S करना है। लेट फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टेबल R एंड S। अब जैसे देखो, एक टपल ये है और यहाँ 3 टपल, यहाँ 3 टपल, हम दोनों टेबल को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट की बात नहीं करेंगे। तो अब A100 इसके साथ अटैच होगा, तो A100 एक्सेस 99 एक टपल बनेगा। A100 फिर इसके साथ भी कंबाइन होगा, AA100 Y11, AA100 ZZ101। तो इस टपल के करस्पॉन्डिंग 3 टपल यहाँ से आया, इस बीबी के साथ भी 3 टपल, इसके साथ भी 3 टपल, तो 3 × 3 टोटल 9 टपल मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रिएट होगा। क्लियर है? ये हमारा पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आया, ठीक। ये सारा का सारा सेट थ्योरी में, डिस्क्रीट में, ये सब हम लोग ऑलरेडी देखा हुआ चीज है, कोई नया चीज नहीं है, ओके। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। एक बार हम लोग रीनेम देख लें, क्या टाइम है? फटाफट देख लेते रीनेम भी। तो रीनेम है हमारा ऑपरेटर कि किसी टेबल को रीनेम करना है ना। इसको हम लोग सिंबल, इस सिंबल से, जो ये सिंबल है इसको बोलते हैं रो, है ना। रीनेम ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू रीनेम अ रिलेशन ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, रीनेम सिंटेक्स। तो हमको रीनेम ऑपरेटर, न्यू रिलेशन नेम, कॉमा ओल्ड रिलेशन नेम। Let's say we have a table customer, we are fetching customer name and we are renaming the resulted relation to cust_names, ठीक है। अब देखो, हम क्यूरी कर रहे हैं रीनेम कस्टमर नेम, ये कस्टमर नेम, कॉमा प्रोजेक्शन लगाए हैं, फिर कस्टमर नेम ले रहे हैं और कस्टमर नेम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कस्टमर टेबल से, और उसको रीनेम कर दे रहे हैं cust_name के साथ, ठीक है। एलियस क्रिएट करना जो होता है, एलियस क्रिएट करना यही है। सेलेक्ट कोई कॉलम करो, अगर उसको, अगर कोई एलियस बना देंगे तो उसी एलियस के थ्रू हमको वो शो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रीनेम कर दे रहे हैं, हमको आउटपुट में ये कस्टमर नेम cust_name के हिसाब से दिखाई देगा। ये हमारा रीनेम अलजेब्रा था। ये था हमारा सारा का सारा बेसिक, और अगले क्लास में हम डिराइव्ड ऑपरेशन की बात करेंगे। इसको हम आप लोग को भेज देंगे, आप लोग पढ़िएगा इसको, इससे सवाल आ सकता है, चांसेस है आने का, क्योंकि अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में के बीएससी कोर्स में अगर पूछा जा रहा है तो दिमाग में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन सेट करने वाला होगा, जो क्वेश्चन सेटर होगा, सारा सवाल उसके दिमाग में नहीं होगा। वो किसी न किसी क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकता है, ठीक है। रेफरेंस के लिए यूज कर सकता है। अगर उस किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई क्वेश्चन है और उसके हाथ वो क्वेश्चन पेपर लग गया रेफरेंस के लिए, तो बहुत संभावना है कि क्वेश्चन आपको, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर चिपका हुआ मिलेगा। समझ में आ रही है बात ना? ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग डिराइव्ड के बारे में बात कर लेंगे। कौन बोला? हमको उसके लिए व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।
वहाँ इज समरीन देयर? समरीन है क्या? नित्यानंद? Yes, sir. ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।